हाँ तो चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। हम लोग इसमें बेसिकली नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्वेश्चन से, है ना। क्वेश्चन सबसे पहले पहली पीडीएफ से, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? केस स्टडी द रेजोनेंट हैमर। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप अ हेवी पेंडुलम बॉब ऑफ मास 2 kg इज यूज्ड एज अ मैकेनिकल हैमर। अच्छा, द बॉब इज पुल्ड असाइड, मतलब एक वो है, क्या है, वो पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ऐसे ये बोर्ड बना दिया ऊपर, है ना। और क्या है? पेंडुलम ऑफ मास 2 kg बॉब ऑफ, है ना। बॉब इज पुल्ड असाइड अंटिल इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस वर्टिकली बाय 1.25 मीटर अबव इट्स लोएस्ट पोजीशन। यानी कि इसको कुछ ऐसे, बॉब ऐसे ले जाके ऐसे छोड़ दिया है ना। ये है कितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका? 1.25 मीटर्स, है ना, अबव इट्स लोएस्ट पोजीशन। और ये कितना है? 2 kg का बॉब, है ना। इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अब इसको यहाँ पर ले आके ऐसे छोड़ दिया तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऑसिलेशंस करेगा, है ना। फिर क्या है था? इम्पैक्ट एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स स्विंग द बॉब स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी स्टील प्लेट विद अ लाउड क्लैंग। अच्छा, जब ये एकदम अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे एक स्टील प्लेट रखी है और उससे ये जाके भिड़ जाएगा। लाउड क्लैंग मतलब आवाज सुनाई देगी, लाउड एकदम, है ना। फिर क्या होगा कि इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, है ना। फिर द आफ्टर मैथ, इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट द बॉब कम्स टू कंप्लीट हॉल्ट। यानी कि जैसे ही इससे भिड़ा वैसे ही हमारा बुक तुरंत ही रुक जाएगा, तुरंत ही रुक जाएगा। यानी कि सारी की सारी एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर दी। यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी थी ना, काइनेटिक एनर्जी ऐसे पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे रुक तभी जाएगा जब इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें चली जाएगी? इसमें, ठीक है, मतलब किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में, है ना। उसके बाद क्या है कि डेटा गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बॉब का मटेरियल का 400 जूल पर केजी केल्विन, और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? क्वेश्चंस पूछे हैं। क्वेश्चंस क्या है? सबसे पहले है मैकेनिक्स से, है ना। क्या कहता है? यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैलकुलेट द वेलोसिटी v विद व्हिच द बॉब स्ट्राइक्स द स्टील प्लेट। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली जो स्टील प्लेट से जब टकराया होगा बॉब तो उसकी वेलोसिटी पूछी है। तो सिंपली बॉब यहाँ पर है, मान लो इस पोजीशन को कह देते हैं ए पोजीशन और इस लोएस्ट पोजीशन को कह देते हैं जब स्टील प्लेट से टकराया उससे जस्ट पहले की पोजीशन कर देते हैं बी पोजीशन, है ना। तो ए पोजीशन पे क्या है? पीई एट ए प्लस के ई एट ए इक्वल्स टू पीई एट बी प्लस के ई एट बी, ठीक है। अब जब बॉब पीई एट ए है यानी कि इसकी कुछ हाइट है, यानी कि हाइट इन द सेंस इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, है ना। और इसको रेस्ट से ड्रॉप किया था, रेस्ट से ड्रॉप किया था, इसका मतलब शुरुआत की वेलोसिटी या फिर स्पीड कितनी थी? जीरो। तो जीरो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब भी यानी कि लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब उसकी हाइट तो जीरो हो जाएगी, हाइट जीरो यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और काइनेटिक एनर्जी एड भी वही पूछा है कि स्पीड बता दो, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कितना? एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम गया, और ये बन जाएगा वी बराबर 2 GH का अंडर रूट, है ना। तो ये बन जाएगा 2 इंटू जी की वैल्यू 10 दी है और हाइट है 1.25। इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा? v की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2 इंटू 1.25 इज 2.5, 2.5 इंटू 10 तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग की वेलोसिटी यहाँ पे जो स्पीड आई है जब ये हमारी बॉम्ब स्टील प्लेट से टकराई होगी वो हमारी आई है v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछा है इसके बाद? सेकेंड पूछा है साउंड है अकॉस्टिक अकॉस्टिक रेजोनेंस। अच्छा, द स्टील प्लेट वाइब्रेट्स एट अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ 512 हर्ट्ज। यानी कि जो स्टील प्लेट है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 512 हर्ट्ज, ठीक है।
फिर क्या है, a student holding a tuning fork of frequency 256 hertz nearby notices that the fork begins to vibrate vigorously on its own after the impact. अच्छा, name the specific phenomena responsible for the tuning fork's vibration. Explain why this interaction occurred between the frequencies of 512 hertz and 256 hertz. सिंपल सी बात है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 512 हर्ट्ज है ना। अब जो इसके मतलब इस स्टील प्लेट के पास में एक स्टूडेंट खड़ा है जो एक ट्यूनिंग फॉर्क लिए खड़ा है। ट्यूनिंग फॉर्क समथिंग लाइक दिस ऐसे सी दिखती होगी, है ना, ऐसे, है ना। ट्यूनिंग फॉर्क लिए खड़ा है, उसको दिखाई देता है कि ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, ये अपने आप बहुत तेजी तेजी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दी है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, ये बेसिकली हुआ बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। हुआ क्या, ये यहाँ पर जो हम लोगों का, इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ उसका आंसर, है ना। तो यहाँ पे फिनोमिना तो ऑब्वियस सी बात है, रेजोनेंस। एक्सप्लेनेशन इसका बेसिकली ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना इसकी, किसकी, स्टील प्लेट की, वो है इंटीजर मल्टीपल, यानी कि 256 हर्ट्ज इसकी है और 512 हर्ट्ज इसकी है। तो 256 इंटू 2 करेंगे तो 512 आ जाएगा। इसका मतलब जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है उसका हम अगर इंटीजर मल्टीपल लें तो वो हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि इसको इंटीग्रली 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टील प्लेट की वो क्या, natural frequency. Basically the frequency of the steel plate is an integer multiple of the tuning fork, यानी कि tuning fork 256 है और उसका integer multiple है स्टील प्लेट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो होगा क्या, द साउंड प्लेट फ्रॉम द प्लेट फोर्स द वॉक टू वाइब्रेट। जो इससे जो वेव्स निकलेंगी ना, जो साउंड वेव्स निकलेंगे, जैसे टंग, ऐसे क्लैंग करके जो साउंड आया था ना इसमें, तो उससे जो साउंड वेव्स निकलेंगी उससे क्या होगा, वो साउंड वेव्स जाएंगी इसके पास और इसको वाइब्रेट करना है। वो इससे तो सबको वाइब्रेट करेंगे, जितने भी ट्यूनिंग फॉक्स आसपास प्रेजेंट होंगे सबको वाइब्रेट करेंगे। बट इसके साथ क्या होगा खासकर कि क्योंकि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इस वजह से जोर जोर से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि इधर एनर्जी ट्रांसफर हार्मोनिकली या फिर बहुत अच्छे से बेटर हुआ है ना। तो वही इधर लिखा है कि सिंस 512 कंटेन्स द हार्मोनिक ऑफ 256 हर्ट्ज, यानी कि जो 512 हर्ट्ज है उसमें हार्मोनिक, मतलब हार्मोनिक वो प्रेजेंट है क्या, हार्मोनिक टोन्स ऑफ 256 हर्ट्ज, है ना। तो एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा वेस्ट नहीं होता एनर्जी ट्रांसफर, है ना। एनर्जी ट्रांसफर इज एफिशिएंट कॉजिंग द फोक टू वाइब्रेट विद अ लार्जर एम्पलीट्यूड, यानी कि ये फोक बहुत तेज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगी सिंपली, है ना। चलो 2 क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड क्या पूछा है, कैलोरीमेटर। अज्यूम दैट इन अ रिपीटेड फटीग टेस्ट the bob strikes the plate 50 times। अच्छा, बॉब ने हुआ क्या कि मतलब हम लोग इस पे लड़ी, फिर ऐसे पीछे ले गए, फिर ऐसे लड़ाया, ऐसे लड़ाया, बार बार हम लोग करते जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, 50 टाइम्स हमने स्टील प्लेट पे इसको लड़ाया और फिर क्या है, 50% ऑफ द टोटल जनरेटेड एनर्जी इज रिटेन्ड बाय द बॉब एज इंटरनल हीट। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉब। सिंपली बेसिकली हम बार बार इसको ऐसे लड़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे बार बार ऊपर ले जा रहे हैं, फिर लड़ा रहे हैं, बार बार ऊपर ले जा रहे हैं, फिर लड़ा रहे हैं। तो हुआ क्या कि जो 50% यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी थी, तो मतलब बार बार लड़ाने के बाद जो इसकी ओवरऑल एनर्जी थी उसमें का उसका 50% इस बॉब का टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो जाती है, खर्च हो जाती है। सिंपली हम कह सकते हैं कि एक बार मतलब पोटेंशियल एनर्जी पीई एट ए कितना आएगा, पीई एट ए इक्वल्स टू एम जी एच, m is 2 into 10 into 1.25, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 25, है ना। यस 25 जूल सिंपली, है ना। और ये एक बार करने पर, एक बार मतलब एक बार इसको ऊपर ले जाने पर और 50, और ये फिर इसको फेंका ऐसे, फिर इसको एक और बार ले जाएंगे, या फिर रेस्ट कर रहा, सॉरी फेंका नहीं, रेस्ट से ड्रॉप किया सिंपली। उसके बाद एक और बार ले जाएंगे तो 50 टाइम्स करेंगे, तो 50 टाइम्स क्या हो जाएगा, 50 मतलब 50 टाइम्स बार बार इसको ऊपर ले जाएंगे, 50 टाइम्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, है ना। ओवरऑल इसमें एनर्जी हो जाएगी 25 इंटू 50, यानी कि कितनी, 250 इंटू 5, 25 इंटू 5 1250 जूल, है ना। अब क्या बोला है, इसका 50% कहाँ यूज हो गया है, हीट एनर्जी में। इसका 50% यानी कि इसका जस्ट हाफ, 1250 का हाफ इज 625
जूल की एनर्जी किसमें यूज हो गई है? हीट में, यानी कि बॉब को हीट करने में। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं एम सी डेल्टा टी, है ना, एम सी डेल्टा टी। मास इसका गिवन है, स्पेसिफिक हीट भी गिवन है, स्पेसिफिक हीट इज 400, तो 625 इक्वल्स टू 2 इंटू 400 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा? 625 अपॉन 800। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा इसके बराबर 0.78 डिग्री सेल्सियस, या फिर चेंज इन टेम्परेचर तो हम सेल्सियस में लिख रहे हैं, केल्विन में लिख रहे हैं, से बराबर है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ। सिर्फ टेम्परेचर नहीं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेल्सियस में हो और चाहे केल्विन में हो, दोनों में सेम रहता है ना, सिंपल सी बात है। इसलिए 0.78 डिग्री सेल्सियस हम लोग का आ जाएगा क्या, टेम्परेचर चेंज, यानी कि जब बार बार इसको 50 टाइम्स हम लोगों ने स्ट्राइक किया तो ओवरऑल इस बॉब का टेम्परेचर 0.78 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा हीटेड अप हो जाएगा उस वजह से। फिर क्या है? साउंड एको। द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन अ लार्ज हॉल, अ फ्लैट वॉल इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 85 मीटर फ्रॉम द सी प्लेट। देखो इसे साउंड वेव्स इसमें ऐसे लड़ी क्लैंग साउंड है ना, तो इसके दूर है एक 85 मीटर दूर है एक वॉल, है ना। फिर क्या होगा? वॉल से calculate the time interval between the operator hearing the original dark sound and hearing its echo. Simply echo सुनने में उसको कितनी देर लगेगी, तो echo सुनने का टाइम हो जाएगा कितना, टाइम इक्वल्स टू 2d अपॉन v। 2d कितना हो जाएगा? 2 इंटू 85 अपॉन v कितना है इसमें क्वेश्चन में गिवन है? 340, है ना। दिस विल बी 17 5 दिस विल बी 17 20, है ना। This will be 4 times. This will be 2. So t will be 0.5 seconds. Simply 0.5 seconds मतलब कि जो 0.5 seconds बाद जो हमारा ऑब्जर्वर है या फिर जिसने भी ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है उसको 0.5 सेकेंड्स बाद एको सुनने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ जब ऐसे इस पे क्लैंग साउंड गया वो सामने 85 मीटर वॉल से टकराया और 85 मीटर से वॉल से टकरा के साउंड वापस आएगा तब सुनाई देगा। तो उसमें बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज 0.5 सेकेंड्स सिंपली। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, है ना, इन टर्म्स ऑफ कि इसमें मतलब इसमें रेजोनेंस वाला पार्ट वो समथिंग मे बी न्यू, है ना, कि यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के किस हिसाब से मतलब होती है कि जो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं उस हिसाब से रेजोनेंस की कंडीशंस वगैरह आगे चलती हैं। तो होपफुली दैट वाज न्यू मे बी, और इफ नॉट न्यू तो होपफुली रिवाइज हो गई वो चीजें, है ना। तो काफी कुछ होपफुली सीखने को मिला हो। इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पीडीएफ नंबर 2 से, जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज एंड एसपीक्यूज वगैरह जिसमें क्वेश्चंस गिवन है ना। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन वो वाला किया था कॉपर स्टील वाली स्ट्रिप वाला, है ना। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? रेफर टू द डायग्राम गिवन बिलो, अ लेंस विद टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इज शोन। अच्छा, if the rays are coming from a distant object, then how many images will be seen? This is a very good question कि मतलब डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं पूरा कॉन्सेप्ट पहले सिखा देता हूँ। होता है क्या इसमें, देखो ये मान लो की बात है, ये हम लोग की क्या है, लेंस है, थोड़ी सी अजीब सी बन गई, है ना। तो ये हम लोग की लेंस है। अब इसमें होगा क्या, देखो सिंपल सी बात है, हम लोग की नॉर्मल लेंस है। अब इसमें होता है क्या है जनरली, मान लो की बात है एक ही मटेरियल से बनी हुई लेंस है ना, इसका पूरे का म्यू है, मतलब इसका पूरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू सिंपली, है ना, ऊपर से लेके नीचे तक सब पार्ट, हर एक मतलब पार्ट का। अब मान लो की बात है इस पे रेज आई, जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं तो ये होता क्या है, ये आई, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, ये आई ऐसे, और फिर एक, है ना, ये कॉमन पॉइंट से ऐसे, ये से कॉमन पॉइंट से फोकस जिसको हम कहते हैं उससे ऐसे पास कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो था बेंडिंग, यानी कि इस कॉन्वेक्स लेंस ने सिंपली किया क्या, इस कॉन्वेक्स लेंस ने सिंपली किया कि
उसका एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। फिर पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब वो इतना एक पर्टिकुलर मतलब एक जो रे आ रही है उस पे उसको इतना पर्टिकुलरली बेंड करा सकता है। यानी कि जो रे ऊपर वाली आई उसको पर्टिकुलरली इतना बेंड करा दिया कि सच दैट वो एफ से पास कर जाए। फिर जो रे ऐसे आई तो उसको ऐसे पास करा दिया कि वो ऐसे बेंड कर जाए। फिर कोई रे ऐसे आई तो उसको बेंड करा दिया सच दैट वो ऐसे पास कर जाए एफ से। फिर कोई रे ऐसे आई तो उसको ऐसे पास कर दी सच दैट वो ऐसे पास कर जाए। तो बेसिकली म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो क्या रहा है, ये जो रेज आ रही है उसको एक ही म्यू को सामने यानी एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सामना करना पड़ रहा है। एंड वो एक पर्टिकुलर लेवल पे अपने अकॉर्डिंग जो लेंस है वो एक पर्टिकुलरली एक पॉइंट से, क्योंकि इस लेंस के लिए तो फोकस एक ही है तो वो वहीं से पास कराएगी, मतलब वहीं से पास करेगी जो हमारी रेज है ना। जो भी पैरेलल ये बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है तो वो एक ही पॉइंट से पास करने वाला है। सिंपल सी बात है ना। तो मगर अब अगर हम करते क्या है, और ये क्या हुआ कि यानी अब ऐसा, इसलिए एक और तरीके से बता देता हूँ कि ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक लेंस है तो एक लेंस का फोकस है इतना। अब मान लो की बात है मैं ये पार्ट हटा दूं, क्या हटा दूं, ये नीचे वाला पार्ट हटा ही दूं, मतलब इस लेंस को मैं गायब कर दूं इतना। हम्म, चल फिर से बना, है ना। देख मान लो की बात है अब मैं आधी लेंस ले लेता हूं, है ना। इससे मैंने क्या किया, नीचे वाली लेंस मैंने ले ली, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन, ये वही कुछ ऐसे, है ना। एंड अब मान लो अब मैं पूछता हूँ इस वाली, ये मैंने आधी कॉन्वेक्स लेंस लिया, अब होगा क्या इसमें। तो होंगे भैया आधी कॉन्वेक्स लेंस लिए तो इमेज आधी बनेगी या फिर बनेगी ही नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, बस ये बात है रेस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस से टकराई तो है, अगर वो टकराई है तो बेंड तो होंगी। बेंड होंगी कैसे होगी, जो यहाँ पर आई है रे वो ये वाली कॉन्वेक्स लेंस को नीचे वाली से क्या मतलब है ना, तो वो क्या करेगा, वो इस लेंस को ऐसा बेंड कर देगा सच दैट वो एफ से पास कर जाए। यानी कि ये हमारा फोकल पॉइंट होगा, है ना। और ये वाली रे को भी कुछ ऐसे बेंड कराएगी वो भी एफ से पास कर जाए समथिंग ये, है ना। तो ये हमारा एफ हो जाएगा यानी कि फोकल पॉइंट है, फोकस, है ना। तो इस लेंस ने क्या कराया, इन दोनों जो रेज आ रही थी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से उन दोनों रेज को सच दैट ऐसे पास करा दिया कि वो एफ से पास कर जाए। और केवल दो ही रेज थोड़ी ना आ रही है, ऐसे तो बहुत सारी इनफाइनाइट रेज आ रही होंगी ना। सिंपल सी बात है। तो फर्क क्या पड़ेगा, अब तुम पूछ सकते हो भैया तो फिर आधी लेंस से फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि ब्राइटनेस कम हो जाएगी इमेज की। क्यों ब्राइटनेस कम हो जाएगी, क्योंकि पहले अब जब पहले पूरी हम लोग की कॉन्वेक्स लेंस थी तब उसमें जितनी भी रेज थी वो ऊपर वाली जितनी रेज थी वो कन्वर्ट हो रही थी और नीचे वाली जितनी रेज थी वो भी ऐसे कन्वर्ट होके एफ पे मिल रही थी, है ना। तो वो बहुत ज्यादा ब्राइट इमेज बनेगी। बट अगर हम आधी लेंस ले लेंगे तो नीचे वाली जो मतलब अगर इधर रेस आएंगी भी तो वो सीधे निकल जाएंगी ऐसे डायरेक्ट, है ना, कहीं पे मीट ही नहीं करेंगी, वो कहीं पे कन्वर्ज ही नहीं करेंगी सिंपली। तो जो रेस केवल ऊपर आए वही सिर्फ एफ पे कन्वर्ज करेंगी, यानी कि अब जितनी टोटल रेस थी उसमें से सिर्फ आधी ही है जो यहाँ पे एफ पे मिलेंगी। मिलेंगी तो यानी कि मिलेंगी तो इमेज तो बनेगी, इमेज बनेगी वो पूरी बनेगी, बट उनकी ब्राइटनेस कम होगी, यानी कि वो थोड़ी सी फेंट हो जाएगी, उनकी ब्राइटनेस लो हो जाएगी, डिम सी दिखेगी, है ना, थोड़ी सी उसको क्या कह सकते हैं फेंट, है ना, वैसे सी दिखेगी। तो यहाँ पर ये होता है सिंपली, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लेंस अगर प्रेजेंट है, कॉन्वेक्स लेंस अगर प्रेजेंट है, अगर वो हल्की सी भी प्रेजेंट है, मतलब तुमको जरूरी नहीं कि इतनी ही हाफ में भी पूरी प्रेजेंट हो, मान लो की बात है सिर्फ इतनी ही कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट हो ऐसे, ये इतना पार्ट, तो ये भी कॉन्वेक्स लेंस का एक पार्ट है ना। मैंने ऐसे कट करके ऐसे रख दिया, इससे अगर रेज ऐसे पास करेगी तो वो भी ऐसे कहीं ना कहीं कन्वर्ज करके जाएगी ही। यानी कि मैं और ये एक नहीं रेज आती है, मैंने तो एक या दो शो करी है, आती तो बहुत सारी। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस का एक पार्ट कुछ इस तरीके से है तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि
अगर उसका कोई भी पार्ट प्रेजेंट है जो मतलब रिफ्रैक्शन कराने में मतलब हेल्प कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इमेज तो बनेगी ही बनेगी और पूरी ही बनेगी, बट उसकी वजह से जो भी मतलब उस लेंस की वजह से जितनी भी इमेज बनेगी वो फेंट हो जाएगी, वो लेस ब्राइट होगी सिंपली, है ना। अब चलो अब क्वेश्चन वाली बात पे बढ़ते हैं, है ना। तो वो क्या कहता है, हाँ देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक ऐसा लेंस है ना, ये है म्यू 1 ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला है म्यू 2, है ना। क्वेश्चन में ये गिवन, अब पूछा है कि इसमें कितनी इमेजेस बनेंगी। ठीक है चलो अब इसको इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, मतलब रेस कैसे आएंगी, रेस तो ऐसे आएंगी टकराएंगी, है ना। रेस ऐसे आएंगी टकराएंगी, उन्हें क्या, रेस आई, रेज आई, है ना, रेज आई, ऐसे यहाँ टकराएंगे। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि इंफिनिटी से मान लो, डिस्टेंट मीनिंग ही वही हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो रेज आएंगे ऐसे टकराएंगे, फिर क्या होगा। अब हम मैं पूछूं कि मान लो की बात है ये नीचे वाली जो कॉन्वेक्स लेंस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब म्यू 2 वाली जो लेंस है उसको छुपा दो तो म्यू 1 वाली सिर्फ एग्जिस्ट करेगी, है ना। अब म्यू 1 वाली क्या करेगी, उसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से इन जितनी भी रेज आएंगी, मैंने तो केवल दो शो करी, आएंगी तो बहुत सारी, मैंने अभी जैसे बताया था आएंगी तो बहुत सारी, तो वो उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ट करा देगा, है ना, कुछ ऐसे। ये किसकी वजह से F1 फोकल पॉइंट बना, म्यू 1 की वजह से, है ना। अब मान लो की बात है म्यू 2 है, मैंने ऊपर वाला छुपा दिया, तो म्यू 2 वाला जो है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो उस पे जितनी भी रेज आएंगी वो उनको अलग तरीके से मतलब अलग एंगल पे बेंड कराएंगी, तो जरूरी नहीं कि वो इतना ही बेंड करा, हो सकता है वो यहाँ पे ऐसे बेंड करा दे इतना, तो हमारा इसकी वजह से F2 यहाँ पे बन जाएगा फोकल पॉइंट म्यू 2 का, म्यू 2 वाली जितनी आधी लेंस है। तो सिंपली होगा क्या, जितने डिफरेंट मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे, है ना, जितने डिफरेंट मटेरियल्स हमारे लेंस में प्रेजेंट होंगे हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली वेरी इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टली जितने भी हमारे मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे उनका अपना अपना एक फोकस पॉइंट फोकल पॉइंट होगा, क्योंकि उनका वो अपने अपने हिसाब से कन्वर्ट कराएंगे रेस को, अब अपने अपने हिसाब से कन्वर्ट कराएंगी तो उनका अपना अपना फोकस होगा, तो यानी कि वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर इमेजेस बनाएंगी, यानी कि जितने होंगे नंबर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, number of different materials have a number of different refractive different म्यू, उतनी हम लोग की कितनी बनेंगी इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, इमेजेस का काउंट विल बी ये, नंबर ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही इमेजेस। अगर किसी को ये थोड़ा बहुत नहीं समझ में तो इतना तो याद कर सकते हो ना, म्यू कितने हैं डिफरेंट है, म्यू 1 म्यू 2 अलग, तो अगर ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो इमेज भी उतनी ही बनेंगी, दो बनेंगी, सिंपल याद कर लो अगर किसी को समझने में दिक्कत हुई हो, है ना। बट ऑल्दो माई आई ट्राइड कि मैं इसको अच्छे से समझा सकूं, है ना। तो बेसिकली ये हुआ है। अब मान लो की बात है क्वेश्चन ऐसे ना हो कि वैसे आ जाए, है ना। देखो ना, क्वेश्चन आ जाए कुछ इस हिसाब से, ये मान लो की बात ये एक लेंस है, इसमें से इतना पार्ट है म्यू 1, ये है म्यू 2, है ना, ये है म्यू 3, ये है म्यू 1 फिर से, और ये है म्यू 4। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो कितने मटेरियल्स, मतलब एक ऐसी लेंस बनाई जिसका ऊपर ये इतना पार्ट है म्यू 1 का, म्यू 2 का, म्यू 3 का, फिर म्यू 1 आ गया, फिर यहाँ पे म्यू 4 का, यानी कि इसमें मैं पूछूं तो टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कितनी है, मतलब टोटल मटेरियल कितने लेंस के लगाए गए, 1 2 3 4 5, मगर टोटल डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कितनी है, इंडाइसेस कितनी है, तो वो है म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 एंड म्यू 4, क्योंकि ये वाली जो है, यानी कि म्यू 1 और म्यू 1 ये तो अपने हिसाब से एक ही इनका, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इनका एक पर्टिकुलर एक ही जगह फोकल पॉइंट होगा, यानी कि जो रेज इससे पास करेंगे म्यू 1 से और जो रेज इस म्यू 1 से पास करेंगी वो एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, यानी कि उनकी जो इमेज बनेगी वो एक ही जगह बनेगी,
यानी कि इसमें टोटल इमेजेस कितनी बनेंगी, टोटल इमेजेस उतनी बनेंगी जितने डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है। यानी कि इसमें म्यू1, म्यू2, म्यू3 और म्यू4 चार अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। तो इधर टोटल इमेजेस बनेंगी 4, न कि 5। 5 नहीं बनेंगी क्योंकि म्यू1 और म्यू1 चाहे ऊपर इधर अलग अलग जगह पर हो, बट वो कन्वर्ट तो एक ही जगह करेंगे ना, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी यही है कि वो उतना ही लेवल पर कन्वर्ट कराएंगी, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ट करा के बेचेंगी, है ना। उस हिसाब से टोटल इमेजेस इसमें कितनी बनेंगी, 4। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जितने थे 1, 2, 3 एंड 4, है ना। अब मान लो की बात है, इसका एक और टाइप का क्वेश्चन मे भी बन सकता है, क्योंकि अगर काउंसिल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो मे भी, ये था हॉरिजॉन्टल वाला केस, है ना। तो हॉरिजॉन्टली हम ऐसे अलग अलग डायरेक्ट डिवाइड करते हैं लेंथ को। तो इस हिसाब से मे भी अगर हम कह दें कि वर्टिकली अगर मैंने लेंस को ऐसे वर्टिकली डिवाइड कर दिया, मतलब ये पार्ट है म्यू1 और ये पार्ट है म्यू2, इधर का आधा पार्ट है म्यू1, इधर का आधा पार्ट है म्यू2। तो कितनी इमेजेस बनेंगी तुमको, भैया वही सेम चीज, नंबर ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ इमेजेस। मैंने कहा नहीं भाई, हाँ नहीं होगा, इमेज एक ही बनेगी तुमको। बच्चों कैसे, मैंने कहा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मान लो की बात कर रे आई ऐसे, है ना, रे आई ऐसे किससे भिड़ी, म्यू1 वाले पार्ट से भिड़ी, ठीक है। म्यू1 वाले पार्ट से भिड़ी तो उसको म्यू1 अपने हिसाब से क्या करेगा, कन्वर्ट करा देगा कुछ इस हिसाब से। अब म्यू1 अपने हिसाब से कन्वर्ट करा दिया, अब रे गई गई और म्यू2 से भिड़ गई, ठीक है। म्यू2 से भिड़ गई तो अब म्यू2 क्या करेगा, म्यू2 अपने हिसाब से कन्वर्ट कराएगा, म्यू2 अपने हिसाब से कन्वर्ट करा देगा, ठीक है। अब उसके बाद जो रे यहां से आएगी वो पहले म्यू1 के हिसाब से कन्वर्ट करेगी, म्यू1 के हिसाब से बेंड करेगी, फिर उसके बाद म्यू2 के हिसाब से बेंड करेगी, है ना। हम्म, हाँ, कुछ इस हिसाब से, है ना। तो होगा क्या, जो फोकल पॉइंट बनेगा वो तो एक ही बनेगा ना, कन्वर्ट तो एक ही जगह कर रही है ना आगे, वो भी फोकल पॉइंट इसका बनेगा मेनली। कुछ कह नहीं सकते म्यू1 है म्यू2 का, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि आधा पार्ट इधर म्यू1 का है, तो उसका एक मतलब इस वाली इधर का लेंस का एक अलग रिफ्रैक्ट मतलब वो आएगा फोकल पॉइंट, इस वाली जो है इधर की लेंस है उसका एक अलग रिफ्रैक्टिव पॉइंट आएगा। लेकिन ये जो फोकल पॉइंट आया है, ये फोकस जो पॉइंट आया है, ये इन दोनों कॉम्बिनेशन से आया है, ना, इन दोनों से जब रेज ऐसे आके भिड़ी एंड एक जगह जाके मिली, तब जाके ये फोकस पॉइंट आया है। यानी कि जो ये फोकस पॉइंट है इन दोनों कंबाइंड लेंस का है। एंड एक और बात कि जो इमेज बनेगी वो सिर्फ एक ही बनेगी, वो इसी फोकल पॉइंट पे बनेगी। आप चाहें इस वर्टिकली कितने भी मटेरियल अलग अलग ले लो, भले ही इसमें म्यू1 हो, म्यू2 हो, म्यू3 हो, म्यू4 हो, म्यू5 है, म्यू इन्फिनिटी तक हो, बट इमेज सिर्फ एक बनेगी, एक ही फोकल पॉइंट पे बनेगी सिंपली, अगर ये वर्टिकली अलग अलग है। हॉरिजॉन्टली अलग अलग का केस बता दिया, वर्टिकली के लिए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 1 सिंपली, हमेशा, है ना। और एक ही जगह बनेगी बिकॉज क्योंकि वो मतलब एक ही जगह कन्वर्ट करके ओवरऑल जाएगी। म्यू1 अपने हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, म्यू2 अपने हिसाब से कन्वर्ट कराएगा, बट वो एक ही रे उसी रे को कराएगा, अलग अलग रेस को नहीं कराएगा, है ना। अलग अलग दो मतलब दोनों ही कंबाइंड इफेक्ट डालेंगे हर एक रे पर, इस वजह से जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो सिर्फ एक ही बनेगी। ओवरऑल ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, तो होपफुली समझ में आया हूँ। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अच्छा, जो वाटर है हम लोग का ऐसे 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 ऐसे, इसका म्यू कितना है, इसका है म्यू इक्वल्स टू 1.33 at certain temperature, okay, when the temperature of water is increased by 40 डिग्री सेल्सियस। अब इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लो की बात है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है सिंपली। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवरऑल घट जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो क्या पूछा है इसमें, वही सेम चीज पूछी है शायद, कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस टू एक्स, यानी कि जब टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.33 नहीं रहा, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया एक्स।
अब x की वैल्यू बतानी है कि स्टेट वेदर x इज लेस देन 1.33 और x इज ग्रेटर देन 1.33। सिंपल सी बात है, क्या बताएं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो म्यू कम हो जाएगा, म्यू कम हो जाएगा, इसका मतलब अब जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो 1.33 से कम होगा, यानी x will be less than mu, और mu की वैल्यू कितनी है 1.33, तो x will be less than 1.33। सिंपल। दिस वाज ऐसे, मतलब किस तरीके से इसको क्रैक करना था इस क्वेश्चन को, है ना। दिस वाज आल्सो बहुत ज्यादा मतलब टफ क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ अब बिट गुड क्वेश्चन ना, एप्लीकेशन इसमें यूज करा लिया कि टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sumit and Sachin went for a trek and during the journey they visited a cottage. अच्छा, they suspended their bags to the two ropes hanging from P and Q on a wheel capable of rotating around O। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले वो बना लेते हैं क्या, डायग्राम। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा, बीच में है पॉइंट O, है ना, इधर है पॉइंट P, है ना, इधर है पॉइंट Q, इधर है पॉइंट R, है ना, और ये कुछ इस हिसाब से अरेंज्ड है ना। तो अब क्या बोला है कि सुमित सस्पेंडेड इज बैक टू द रोप क्यू, सुमित ने क्यू पे बैग टांगा, सुमित ने सिंपली ऐसे क्यू पे, ये सुमित का बैग है, एस यू लिख देता हूं मैं, अगर एक्स लिख देता हूँ, सुमित का बैग है एक्स वेट का, है ना, एक्स से, है ना, और सचिन जी ने फिर यहाँ पी पे टांगा होगा, एंड सचिन सस्पेंडेड हिज बैग फ्रॉम द रोप, और सचिन जी ने यहाँ पे SAY, है ना, तो यहाँ पे ऐसे बैक टांगा, ठीक है। फिर क्या है, द व्हील रिमेन्ड इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, जो व्हील है वो इक्विलिब्रियम में रही, सिंपल सी बात है, यानी कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो बराबर रहा होगा। इसका मतलब किसी ना किसी, आप देखो ये इसमें इधर क्योंकि ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो ये वाला बैग भारी होगा, ये वाला बैग भारी होगा, तभी तो वो हुआ है, क्या हुआ कि वो डिस्टेंस कम है तो ये वाला बैग भारी होगा, और ये वाला बैग भारी होगा तभी तो वो हुआ है क्या, उसको क्या कहते हैं, जो हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हुआ होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, सुमित का बैग भारी है ना। तो फिर यहाँ पूछ रहे हैं स्टेट विद रीजन हु इज कैरिंग अ हेवियर बैग, मैंने लॉजिकली बता दिया। लॉजिकल रीजन देखो सिंपल क्या है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, है ना, ये ऐसे ऐसे, और ये सुमित वाला बैग ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे कुछ इस तरीके से, है ना। तो सचिन वाला बैग क्योंकि इधर डिस्टेंस ज्यादा, अब दोनों का मूवमेंट बराबर है ना, दोनों के मूवमेंट्स बराबर है, बट इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, इसमें डिस्टेंस कम है, बट दोनों बराबर है। इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, इसमें डिस्टेंस कम है, बट दोनों बराबर है, इस वजह से ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तभी तो इन दोनों का जब इसको इस छोटे से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया और इसको इस बड़ी सी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब x ज्यादा होगा y से। नहीं हो रहा तो चलो अब इसको एक मैथमेटिकल प्रूफ भी देख लेते हैं। लॉजिकली मैंने समझा दिया, मैथमेटिकली भी मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ, है ना। क्या बोला है इसमें कि ये दोनों उसमें किसमें उसमें क्या क्या कहते हैं, एक्विलिब्रियम में, है ना। तो देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना, मूवमेंट लिख लेना है यहाँ पे ऐसे, है ना। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में हम लोग को क्या लेना है, एक्स का वेट, सिंपल सी बात है, जो सुमित का बैग है वो कहाँ, उसकी डायरेक्शन है नीचे। अब ओ पॉइंट है ऐसे, तो हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है, तो हम ओ क्यू नहीं लेंगे, ओ आर लेंगे, समझे। तो ओ आर हम लोग को डिस्टेंस लेंगे, और इसके लिए यह एक्स और वाई भी नीचे ऐड कर रहा है, वाई का वेट नीचे, तो हम लोग ओ से जो डिस्टेंस लेंगे वो पी तक लेंगे, है ना, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो और मैंने बताया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए क्या आ जाएगा, एक्स इंटू ओ आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये वाई और यह पी, वाई इंटू ओ पी, ओहो, है ना। तो ये हम लोग का आ गया। अब क्या होगा, अब चलो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब
ध्यान से ये तो दिख रहा है कि ओपी जो है वो ओ आर से ज्यादा है, यानी हम लोग कह सकते हैं ओपी इज ग्रेटर देन ओ आर। चलो ये लिख सकते हैं, है ना। और क्या लिख सकते हैं कि अब मान लो वैसे दोनों साइड को मैंने ओ आर से डिवाइड कर दिया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओपी अपॉन ओ आर इज ग्रेटर देन 1, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2, है ना। ये तो सिंपल सा दिख रहा है, ओपी अपॉन ओ आर इज ग्रेटर देन, दोनों साइड ओ आर से डिवाइड कर दिया, है ना। ओपी अपॉन ओ आर इज ग्रेटर देन 1 सिंपली। चलो अब इस वाली इक्वेशन पे वापस आता है, क्या कहता है, x इंटू ओ आर इक्वल्स टू वाई इंटू ओपी, है ना। अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा x अपॉन वाई इक्वल्स टू ओपी अपॉन ओ आर, है ना। ये बन गया। अब क्या बात है कि ओपी अपॉन ओ आर किसके बराबर है, एक्स अपॉन वाई के, और ओपी अपॉन ओ आर जो है वो 1 से बड़ा है, यानी कि अब क्या बोला है इसमें, अब इसमें इस सेकंड वाली इक्वेशन का यूज करते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, ओपी अपॉन ओ आर ग्रेटर देन 1 है, लेकिन ओपी अपॉन ओ आर एक्स अपॉन वाई के बराबर है। इसका मतलब ये भी बात हुई कि एक्स अपॉन वाई भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। क्योंकि ये दोनों अगर बराबर हैं और ये ग्रेटर देन 1 है तो ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो x अपॉन वाई ग्रेटर देन 1, मतलब आप y को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। जो मैंने वही बात कही थी कि x जो होगा वो y से भारी होगा, यानी सुमित का बैग जो होगा वो सचिन के बैग से भारी होगा। वही सेम चीज मैथमेटिकली भी प्रूव हो गई और लॉजिकली भी मैंने बता दी थी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब क्या है, अब पूछा है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स राइट अ मैथमेटिकल रिलेशन दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द वेट ऑफ सचिन्स बैग गिवन दैट द वेट ऑफ सुमित बैग इज 18 kgf, यानी कि सुमित का बैग है 18 kgf, यानी कि ये x की वैल्यू देती है 18 kgf, है ना। तो हम लोग को सिर्फ रिलेशन लिखना है ना, और इसका y को हम लोग इसमें क्या बोलने को बोला है, w। तो x को किससे रिप्लेस कर देना है, 18 kgf से, और y को w kgf से। तो ये बन जाएगा क्या, y यानी कि w इक्वल्स टू ओ आर अपॉन ओपी इंटू एक्स, ओ आर अपॉन ओपी इंटू एक्स मतलब 18 इंटू ओ आर अपॉन ओपी। अब क्योंकि इसमें ओ आर ओपी की वैल्यू नहीं गिवन है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा कि w इक्वल्स टू 18 इंटू ओ आर अपॉन ओपी, है ना। गिवन दैट द वेट ऑफ सुमित बैग इज 18 kgf, तो इसको हम लोग इस यहीं पर छोड़ देंगे। ओ आर ओपी जो भी वैल्यूज होंगी वो सब अपने एडजस्ट करके w की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल, है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना था, मैथमेटिकली लॉजिकली दोनों तरीके से समझा दिया। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। तो होपफुली समझ में आया हो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। हाँ तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एडजेसेंट डायग्राम शोज द मूवेबल ब्लॉक ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। अच्छा, मूवेबल ब्लॉक गिवन है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का, with effort in a convenient direction. From the diagram we can conclude that the number of pulleys used in the fixed block are। अच्छा, इसमें फिक्स ब्लॉक कितने हैं, देखो एक तो इसमें क्या गिवन है, मूवेबल ब्लॉक गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, इससे एक नीचे रस्सी गई है और एक रस्सी ऐसे गई है, एक रस्सी ऐसे गई है और एक रस्सी ऐसे गई है ना। और इससे हम लोग को पता करना है कि फिक्स ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ पुलीज है। तो देखो एक तो सिंपल सी बात है कि जो मूवेबल ब्लॉक से नीचे जाता है ये तो लोड को संभालेगा, है ना। ये तो है लोड, इधर से जो रस्सी जाएगी वो तो लोड वाली रस्सी जाएगी, इधर लोड फंसा होगा ऐसे कुछ तरीके से, है ना। अब यहाँ पर जो टेंशन होती है टी टी टी, तीनों पे टेंशन टी है ना। तो क्या हो जाएगा, लोड बराबर क्या हो जाएगा, जितनी भी टेंशन उसको बैलेंस की है, लोड को कितने टेंशन बैलेंस किया, 1 2 3 3T, है ना। और एफर्ट कितना हो जाएगा, एफर्ट इक्वल्स टू ऑलवेज टी, अगर कन्वीनियंट डायरेक्शन में तो एफर्ट भी टी के बराबर होगा सिंपली, मतलब अभी बता देता हूँ कैसे, है ना। तो एल इक्वल्स टू 3T, ई इक्वल्स टू टी, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज एल अपॉन ई, एल अपॉन ई यानी 3T अपॉन टी, 3T अपॉन टी से टी कट जाएगा, एम आ जाएगा 3। और वेलोसिटी मतलब एफिशिएंसी के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो हम मान लेंगे कि 100% एफिशिएंसी है, आइडियल ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। तो वी आर भी इतना आ जाएगा, वी आर भी आ जाएगा 3, और वी आर इक्वल्स टू 3 मतलब नंबर ऑफ टोटल पुलिस, नंबर ऑफ पुलिस कितनी है, इक्वल्स टू 3। अब नंबर ऑफ पुलिस 3 है जिसमें से एक अगर मूवेबल ब्लॉक में है तो बची कितनी, 2 बची, दो हो जाएंगी किसमें, फिक्स ब्लॉक में। तो ये हमारा आंसर है फिक्स ब्लॉक। और इसको एक और तरीके से मैं बता देता हूँ कैसे, पूरा एक डायग्राम बना के, है ना, तो उससे भी समझ में आ जाएगा, देखना।
हाँ, अब पूरी डायग्राम में कुछ खास बातें याद रखने वाली भी हैं। एक तो रिजिड सपोर्ट ऊपर होना वेरी इंपॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद यहाँ से फिक्स्ड ब्लॉक के लिए अ, है ना, फिक्स्ड ब्लॉक बनाना है। अब फिक्स्ड ब्लॉक के लिए क्या होना चाहिए, है ना, थोड़े से बड़े थोड़े छोटे भी समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग की जो रस्सियां रखनी है हम लोग को वो काफी टाइट रखनी है ना। फिर उसके बाद इधर मूवेबल ब्लॉक का बना देते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। अब मान लो की बात है, अब हाँ, अब इसमें यार लोड फंसा है ऐसे, लोड डायरेक्शन होगा, इसका वेट नीचे की तरफ ऐड करेगा। अब इधर रस्सी जो होनी चाहिए वो टाइट होनी चाहिए। फिक्स सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि रस्सियां टाइट हों। ये छोटे बड़े मतलब पुलिस दिखाने हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्यों, बेसिकली ऐसे इससे रस्सी जाएगी, एफर्ट लगा के ऐसे खींचेंगे, ई, है ना, तो रस्सी इससे गई ऐसे, है ना, ऐसे। हाँ, या फिर यहाँ पे एक हुक होता है, ऐसे हुक से अटैच कर देंगे सिंपली, है ना। तो ये देखो रस्सियां टाइट होनी चाहिए प्रॉपर। कहीं पे भी स्लैग, थोड़ा बहुत स्लैग दिख रहा है तो हटा देना भाई, स्लैग वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसलिए स्केल से रस्सियां बनाना जो मतलब स्ट्रिंग्स बनानी है ना। तो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ई, यहाँ पे जब ऐसे पुल करेंगे तो ई के बराबर इधर आ जाएगी टेंशन टी, है ना। तो इस वायर में कितनी टेंशन है, इस वायर में जब तक वायर सेम तब तक टेंशन सेम। अगर आइडियल मतलब आइडियल स्ट्रिंग है तो वायर यहाँ पे ये सेम है, ये सेम है, यानी कि पूरा पूरा वायर यहाँ तक पूरा सेम है, यानी कि पूरे में टेंशन टी है। तो यानी कि अब लोड को कितने टेंशन बैलेंस किए हुए हैं, एक, दो और तीन, सिंपल। तो ये दो फिक्स्ड, एक मूवेबल ब्लॉक के लिए लोड एंड एफर्ट। अब एफर्ट कितना है, एफर्ट टी के बराबर, एफर्ट को कितना बैलेंस किया हुआ है, टेंशन, एक टेंशन बैलेंस किया, लोड को 3T, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 3T, यानी कि लोड अपॉन एफर्ट, यानी कि 3T अपॉन टी। इस हिसाब से आ जाता है थ्री सिंपली, है ना। तो यहाँ पर ये चीज की थी, है ना। तो इस हिसाब से डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम में थोड़ा कैसे बनाना है बता दिया। रिजिड सपोर्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई मतलब हवा में थोड़ी बना दोगे, फिक्स ब्लॉक हवा में है, मूवेबल ब्लॉक ऐसे नीचे है। और यहाँ पर जो भी मतलब हुक्स वगैरह बनाने हो वो ओवरऑल थोड़ा अच्छे से बना लेना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, if live wire makes an accidental contact with the metal case, which circuit A or B in the diagram illustrating an electric iron is considered safe for the user, assuming the fuse is present in the live wire in both the circuits? Justify your answer. अच्छा, ए में देखो, जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसको अर्थिंग करी हुई है, उसमें से अर्थिंग करी हुई है। बी में देखो, तो जो न्यूट्रल वायर है ना, मेटल केस में नहीं अर्थिंग करी हुई है, न्यूट्रल वायर को मतलब अर्थ से अटैच किया हुआ है। तो बेसिकली बी हमारे लिए हार्मफुल है, ए सेफ है। क्यों ये सेफ इसलिए है, क्योंकि मान लो की बात है, जो हमारा लाइव वायर है यानी कि एल वाला जो वायर है, उसमें से एक्सेसिव करंट अगर पास करके हमारे मेटल केस में आ भी जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन में आ भी जाए, तो वो अर्थिंग के वजह से मतलब डायरेक्ट कहाँ पास कर जाएगा, अर्थ में जाके मतलब वो हो जाएगा, मतलब हमको शॉक से बच जाएंगे, हम लोग शॉक से बच जाएंगे। एंड जितना भी करंट आएगा वो अर्थ में मतलब वो हो जाएगा, फैल जाएगा, मतलब अर्थिंग की वजह से ना, उधर लाइव वायर के डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से उधर नीचे अर्थिंग की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन लाइव जब न्यूट्रल वायर से हम कनेक्ट करेंगे तो होगा ये कि जो भी लाइव वायर से मेटल केस में करंट आएगा उसको एक कंडक्टिंग बात हमारी बॉडी के थ्रू मिल जाएगी जमीन तक, मतलब अर्थ के थ्रू जाने का, क्योंकि अर्थ इज कंसिडर्ड जीरो वोल्टेज। तो हमारी बॉडी के थ्रू उसको एक
कंडक्टिंग पाथ में जाएगा, तो जो भी जितना भी करंट है वो हमारी बॉडी के थ्रू जाएगा एंड हमें करंट का इलेक्ट्रिक शॉक एकदम जोर से लगेगा। इस वजह से न्यूट्रल वायर में नहीं कनेक्ट करना है, मेटल केस में कनेक्ट करना है। किसको? हमारे अर्थिंग को, है ना। इस वजह से ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। इसलिए ए सेफ है, बी इज हार्मफुल हमारे लिए, ठीक है, तो ये याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गिवन है? द ग्राफ फिगर ए illustrates the correlation between the number of protons x axis and the number of neutrons y axis for elements a b c d and e in the periodic table। अच्छा, पहले ग्राफ बना लेते हैं, है ना। ग्राफ क्या गिवन है कि ऐसे है, ये है न्यूट्रॉन्स का, ये है प्रोटॉन्स का, p प्लस एन जीरो, है ना। और 140 145 और 150, 140 145 और 150। इस साइड क्या है? 85 90 95, ठीक है। और ए किसके ऊपर है? ए है 145 से हल्का सा नीचे और 90 के थोड़ा सा करीब, है ना। ये एक। बी कहाँ है? बी है जस्ट 90 के ऊपर, ए के बाजू में। सी कहाँ है? सी है इधर कहीं, कहाँ पे? 145 से थोड़ा ऊपर। ये है सी, ये है डी और ये है ई। ये 95 से पहले, है ना। ये है ना, ये, ठीक है। और क्या बोला है कि हाँ चलो, ये तो ग्राफ बन गया। फिर दीज एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय द लेटर्स रादर देन कन्वेंशनल सिंबल्स। ओके, ठीक है। व्हेन द एलिमेंट सी, अच्छा एलिमेंट सी की बात करिए, ये वाला हुआ क्या? डिपिक्टेड इन द ग्राफ अंडरगोज रेडियो एक्टिव डीके। एक रेडियो एक्टिव डीके के अंडरगो किया, फिर क्या होता है? इट रिलीजेस रेडियो एक्टिव रेज। उसने कुछ रेडियो एक्टिव रेज रिलीज करी। अच्छा, when these rays are directed into the plane of the paper in the presence of magnetic field। अच्छा, उसको हम लोगों ने अगर प्लेन ऑफ द पेपर में डाला, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज इंडिकेटेड इन द फिगर बी, दे एक्सपीरियंस डिफ्लेक्शन कॉजिंग देम टू मूव अपवर्ड्स, है ना। फिर पूछा है नेम द रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिटेड बाय द एलिमेंट सी। तो कौन सी रेडियो एक्टिव एमिशंस इसने मतलब वो करी है? अल्फा, बीटा या गामा? सबसे पहली बात, गामा तो नहीं करी हुई। क्यों गामा इसलिए नहीं करी? क्योंकि अगर डिफ्लेक्शन शो हुआ है, डिफ्लेक्शन शो हुआ है तो गामा तो होगी नहीं। क्यों? गामा तो अनडिविएटेड पास कर जाती है ना, वो तो सिर्फ एनर्जी होती है, वो सिर्फ उसमें कोई मतलब कोई वो नहीं पास होगा, क्या मतलब डिफ्लेक्ट नहीं करती सिंपली, है ना। तो अल्फा या बीटा ही डिफ्लेक्ट करती हैं। अब ये पता कैसे करेंगे कि अल्फा या बीटा? तो देखो इसमें क्या गिवन है कि हमारा ये है नॉर्थ, है ना, और ये है साउथ। हमने डायरेक्ट करी थी अंदर को और ये चली गई ऊपर। ये साइन होता है इनसाइड का। इनसाइड के लिए हम लोग साइन बनाते हैं ऐसे क्रॉस वाला। इनसाइड इनसाइड के लिए बनाते हैं साइड क्रॉस वाला, और आउटसाइड मतलब आउटसाइड द प्लेन के लिए हम लोग बनाते हैं डॉट वाला। मतलब इसको ऐसे, कोई चीज ऐसे बाहर आ रही है और कोई चीज अगर ऐसे अंदर जा रही है, तो अंदर जाने के लिए क्रॉस बनाते हैं, और बाहर आ रही है प्लेन ऑफ द पेपर से या फिर प्लेन ऑफ द बोर्ड से, तो हम ऐसे बनाते हैं बाहर की तरफ। इसको मैंने तो ऐसे कुछ याद कर रखा है कि एक एरो देखा है ना, एरो जो वो एरो होता है ना, वो क्या, तीर, है ना। तो तीर के पीछे कुछ ऐसा सा बना होता है ना, क्रॉस टाइप, है ना। पीछे टाइप ऐसा सा होता है, आगे एकदम पॉइंटेड बिंदु होता है। तो ये बिंदु जैसा जब दिखे, इसका मतलब है कि आउटसाइड आ रहा है। मतलब अगर तुमको बिंदु दिखे तुम्हारी तरफ आते हुए, तो एरो तुमको कैसे दिखेगा कि तुम्हारी तरफ आ रहे, तुम्हें एरो का वो पॉइंट दिखेगा, क्या, जो तुम्हारे मतलब जो वो होता है ना, तो क्या कहते हैं, ये वाला, अरे समथिंग लाइक दिस। है ना। और पीछे कुछ ऐसे फूल जैसा कुछ समथिंग ऐसा होता है ना। तो अब जब तुम्हारी तरफ कोई एरो आएगा तो तुमको ये वाला पार्ट दिखेगा, आगे वाला, है ना। और जब तुम्हारे से दूर जाएगा ये एरो, तुम्हें ये वाला पार्ट दिखेगा। तो मुझे ऐसे थोड़ा याद रहता है ना, कि आउट इनसाइड वाला कौन सा, आउटसाइड वाला कौन सा। तो आउटसाइड आएगा यानी कि तुम्हारी तरफ आ रहा है, यानी कि बाहर को आ रहा है, तुम्हें ये दिखेगा। और इनसाइड जा रहा है यानी कि तुमसे दूर जा रहा है, यानी कि तुमको ऐसा दिखेगा। सिंपली मतलब याद करने के लिए, है ना। बाकी फिलहाल इसमें
हुआ क्या है कि अब हम लोगों ने जो भी रेज थी उनको भेजा अंदर, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हो गई ऊपर, अपवर्ड्स, है ना, अपवर्ड्स। हुआ क्यों ऐसा? सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिए। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? N2S होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? फादर मदर चिल्ड्रन, F फॉर मतलब मोशन ऑफ द कंडक्टर, M फॉर कंडक्टर मोशन ऑफ हमारा पार्टिकल्स, और M फॉर क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और C फॉर करंट की डायरेक्शन। करंट यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से यार, करंट की डायरेक्शन ये होता है, करंट की डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज। करंट हम लोग यही मानते हैं ना, कन्वेंशनल करंट इज पॉजिटिव चार्ज मूविंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट मूव करते हैं, है ना। इस वजह से करंट को हम पॉजिटिव चार्ज के तरीके मानते हैं, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो करंट डायरेक्शन में मूव करेगा, और वो अगर नेगेटिव चार्ज मूव करे तो कब करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। अब अल्फा होता है पॉजिटिव चार्ज और बीटा होता है नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे पता चलेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो है ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, है ना। और करंट कैसे जा रहा है? करंट वाली लाइन, करंट जा रहा है इनसाइड को, करंट जा रहा है ऐसे, मैग्नेट करंट जा रहा है इनसाइड को, है ना, ऐसे। और करंट और हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे? N2S। तो ये क्या है हमारा मोशन ऑफ हमारे पार्टिकल्स। तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स किधर आएगा? नीचे, यानी कि मोशन ऑफ द करंट आएगा, मोशन ऑफ करंट आएगा नीचे की तरफ, यानी मोशन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स आएगा नीचे की तरफ। बट इधर क्या बोला है कि जो हमारे पार्टिकल्स है वो ऊपर गए, तो ये तभी हो सकता है अगर नीचे जाते तो हम कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव, क्योंकि इधर हमको पता चला कि करंट की डायरेक्शन आ रही है नीचे की तरफ, करंट जो मोशन ऑफ द कंडक्टर है वो नीचे मूव करना चाहिए। इसका मतलब सिंपली कि जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, किस पे? हमारे पॉजिटिव चार्ज पे। बट क्योंकि इधर अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स पता करना है, और ये क्योंकि अगर नीचे मूव करते तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, बट ये ऊपर मूव कर रहे हैं, यानी कि जो हमने डायरेक्शन आई हमारी सॉल्व करने के बाद, जो हमारी डायरेक्शन आई उसके जस्ट अपोजिट मूव कर गए हैं ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये बीटा पार्टिकल्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन जो होती है वो करंट के अपोजिट होती है, कन्वेंशनल करंट अपोजिट होती है एक्चुअल करंट की डायरेक्शन। इस वजह से ऊपर मूव कर रहे हैं, यानी कि हम लोग को पता चलिए ये जो एलिमेंट्स, जो भी पार्टिकल्स हैं वो है बीटा पार्टिकल सिंपली। तो हम लोग का आंसर ए हो जाएगा कि ये है बीटा पार्टिकल्स, है ना। और फिर क्या पूछा है? और फिर पूछा है आइडेंटिफाई द डॉटर एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ। अच्छा ठीक है। और सी में क्या पूछा है? नेम द लॉ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिटेड। तो लॉ कौन सा हम लोगों ने यूज किया? लॉ हम लोगों ने यूज किया वो वाला, क्या कौन सा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FLHR। पूरा लिखना है भाई, एग्जाम में पूरा लिखना है, FLHR, है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें पूछा है कि डॉटर न्यूक्लियस इनमें से कौन सा होगा, क्योंकि सी में जितना भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे कुछ कुछ एमिट हुआ। तो देखो मान लो की बात करिए ये सी है ना। सी में कितने इधर मान लेते हैं, इधर आ रहा है 146 पे इसके न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, और इधर मान लेते हैं 92 के आसपास इसके, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मान के चलो काम हो जाएगा, सिंपल है 92 93, है ना। तो 92 आ रहा है ये क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और क्योंकि 146 क्या आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। तो वन मास नंबर में हम लोग लिखते हैं 92 प्लस 146। तो 92 प्लस 146 कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा उतना 238, है ना, 238। अब इससे क्या एमिट हुआ है? बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो बीटा क्या होता है? -10। तो इसके साथ जो भी निकलेगा, मान लो की बात है एक्स, इधर एक्स नहीं गिवन है मगर हम मान लेते हैं ना एक्स है, वो किससे मैच करेगा पता चल जाएगा। तो इधर -1 है तो 92, इधर -1 तो इधर क्या होना चाहिए 93, ताकि बराबर है 93 -1 बराबर 92। और इधर क्योंकि 0 है तो इधर क्या आना चाहिए? इधर तो 238 ही आना चाहिए। यानी कि इधर इसके सी के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? सी के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 92, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 146, है ना, क्योंकि ऐड किया। इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 93, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 145। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ गया और न्यूट्रॉन्स का नंबर घट गया, मतलब प्रोटॉन्स बढ़ गए न्यूट्रॉन्स घट गए। तो हम लोग को सी से किसी एक ऐसे एलिमेंट पे जाना है जिसके प्रोटॉन्स बढ़े हो, मतलब सी से ज्यादा हो, और जिसके न्यूट्रॉन सी से कम हो। तो अब ध्यान से देखो, तो डी जो है
वो क्या है, डी के न्यूट्रॉन्स तो बराबर है, डी क्योंकि अब सेम लाइन में आ रहे हैं कि डी के न्यूट्रॉन्स ये बराबर है, तो डी तो नहीं होगा। अब बी जो है, बी के न्यूट्रॉन्स और बी के न्यूट्रॉन्स और ए के न्यूट्रॉन्स जो है वो कम तो है, बट इनकी जो प्रोटॉन्स है वो भी कम है। अब ई ध्यान से देखो, ई के क्या है, ई आगे लाइन कर रहा है, सी के आगे, प्रोटॉन वाली लाइन में सी के आगे है, इसका मतलब ई के प्रोटॉन्स जो है वो सी से ज्यादा है। और ई जो है इस वाली लाइन से देखो तो ई सी के नीचे लाई कर रहा है, इसका मतलब ई के जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सी से कम है। तो वही तो हमें चाहिए था कि जिसके प्रोटॉन्स सी से ज्यादा हो और जिसके न्यूट्रॉन सी से कम हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, यानी कि फाइनली जो डॉटर न्यूक्लियस होगी वो ई हम लोग को मिल जाएगा, कि जिसका मतलब प्रोटॉन्स बढ़े हो न्यूट्रॉन्स घटे हो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को एनालाइज करना था। एंड होपफुली ये लेक्चर समझ में आया हो, है ना। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आई हो, नहीं हूँ तो होपफुली अच्छा लगा हो नई चीज़ें पढ़ने में। एंड अगर पुराना था किसी ने पढ़ा हुआ है तो रिवाइज होपफुली अच्छे से हो गया हो, है ना। तो फिलहाल के इस पार्ट के लिए इतना ही, है ना। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।